Hello students, welcome back to another video of History Chapter 6 Towns, Traders and Craftspersons. Crafts in towns. The Bidar community was famous for their inlay copper and silver work. The Panchalas or Vishakarma community was famous for their precious metal as well as mason and carpentry work related to temples. The Saliyars and Kaikalars were famous for their weaving. बीदर एक सिटी था जहाँ का क्राफ्ट पर्सन जो थे वो बहुत फेमस थे इल्ले वर्क के लिए। इल्ले वर्क क्या होता है? ये डिजाइन वाले काम आप पिक्चर में देख सकते हो। वो एक भास के ऊपर किस तरह बनाया हुआ है डिजाइन डिटेल की तरह। ये कॉपर और सिल्वर के ऊपर बनाया जाता था जिसे बिदरी कहा जाता था। और ये कौन बनाते थे? ये बनाते थे पांचालस एंड विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग। और इसके अलावा काय कलर्स और सालियर्स वेवर जो कम्युनिटी थे वो कॉटन की क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइविंग करते थे। नेक्स्ट, द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी. Hampi is a town located in the Krishna Tungabhadra basin, which formed the epicenter of the Vijayanagar Empire, founded in 1336. It was a well-fortified walled city with no mortar or cementing agent used for building those walls. The technique used was to wedge the placed together by interlocking. Architecture of Hampi was one of its kind and distinguished by arches, domes, pillars, halls, niches for holding sculptures. It also had well-planned orchards and gardens. The temples were the epicenter of the cultural activities and Devdasis performed before the deities. Virupaksa. Virupaksa is a form of Shiva and it was known for its Mahanamami festival. It fell into ruin after Vijayanagar lost to Deccan Sultans in 1565. कुछ टाउन जैसे गुजरात के अहमदाबाद जो थे वो ट्रेडिंग सिस्टम में एक कमर्शियल सिटी बन गए थे, जबकि तंजावुर ट्रेडिंग सिस्टम में फिनिश हो गए थे। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद की बात करते हैं जो भागीरथी नदी के किनारे है और जो 1704 में बंगाल की कैपिटल था और जो सिल्क ट्रेडिंग के लिए बहुत फेमस था। बट ये धीरे धीरे ट्रेडिंग सिस्टम इनका ख़त्म होने लगा क्योंकि इंग्लैंड के साथ इनका कंपटीशन था। इंग्लैंड क्या किए थे कि मुर्शिदाबाद का जो सिल्क था वो प्राइस में ज़्यादा था, तो इंग्लैंड ने एक चीप मिल मेड के जो सस्ते कपड़े थे वो मार्केट में छोड़ दिए थे, जिसके वजह से मुर्शिदाबाद की ट्रेडिंग सिस्टम धीरे धीरे फिनिश हो गए। हम्पी विजयनगर की कैपिटल थी और यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन बनते थे बिल्डिंग के उसमें ना मोटर और ना सीमेंट एजेंट यूज़ किया जाता था। ये लोग लॉक करने के लिए इंटरलॉकिंग सिस पैटर्न को यूज़ करते थे। यहाँ के जो आर्किटेक्चर थे बिल्डिंग के वो बहुत डिफरेंट थे। इसमें आर्चेस, डोम्स, पिलर, हॉल्स, नेसेस, होल्डिंग स्कल्पचर देखा जाता था। इसके अलावा स्कल्पचर मोटिव्स में लोटस और कॉल बेल्स डिजाइन देखा जाता था। लोटस और कॉर्बेल्स डिजाइन देखा जाता था और बहुत बार देखा जाता था। मूर्स नाम यूज़ किया जाता था मुस्लिम मार्चेंट्स के लिए। इसके अलावा 36 ईस्ट पोर्तुगीज यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेडिंग करते थे हम्पी में। हम्पी के टेम्पल्स में देवदासीस होते थे जो डांस करते थे गॉड के सामने, राजा महाराजों के सामने। विरूपाक्षा टेम्पल बहुत फेमस थी जो शिव जी की टेम्पल थी। देवदासीस वहाँ पे डांस करते थे। यहाँ पे जो फेस्टिवल मनाया जाता था वो था महानवमी। ये सेलिब्रेट किया जाता था जो अभी ये आज के टाइम पे साउथ इंडिया में नवरात्रि उसे कहा जाता है। 1565 में ये हम्पी के कॉमर्शियल एंड ट्रेडिंग जो सिस्टम जो धीरे धीरे कम होने लगे क्योंकि डेक्कनी जो सुल्तान लोग थे वो लोग विजयनगर को आक्रमण किए और डिफीट कर दिया, उनको हरा दिया। डेक्कनी सुल्तान्स बिलोंग करते थे गोलकुंडा, बीजापुर, आमेदानगर, बेरार और बीदर से, जिस कारण 1565 में ये कॉमर्शियल और ट्रेडिंग सिस्टम में ये फिनिश हो गए हम्पी। So students, the craftspersons of Bidar were so famed for their inlay work in copper and silver that it came to be called Bidri. The Panchalas or Vishakarma community, consisting of goldsmith, bronzesmiths, blacksmiths, mason and carpenters, were essential to the construction of buildings of temples, places, big buildings and tanks. Weavers such as the Saliyar and Kaikolars
emerged and prosperous communities making donations to temple. Cloth making like cotton cleaning, spinning, and dyeing became specialized and independent crafts. And Hampi is located in the Krishna Tundrabhadra basin, which formed the nucleus of the Vijayanagar Empire, founded in 1336. It is a well fortified city. No mortar or cementing agent was used in the construction of these walls, and technique followed was to wedge them together by interlocking. Hampi was a busy place with commercial and cultural activities. Moors means Muslim merchants, Chetis and European traders joined the markets of Hampi. Devdasis performed before the deities royalty in the Virupaksa temple. The Mahanavami festival, now known as Navratri, was one of the most important festivals celebrated at Hampi. King also participated in the Mahanavami festival and received guests and accepted tribute from subordinate chiefs. Hampi fell into ruin following the defeat of Vijayanagar in 1565 by the Deccanee Sultans, the rulers of Golconda, Bijapur, Ahmednagar, Berar, and Bidar. Gateway to the west, Surat. Surat in Gujarat was the hub trade activities with West Asia during the Mughal era, along with Cambay, present day Cambat. It was also known as the gate to the Mecca, as several Hajj pilgrims set sail from there. In 17th century, all Portuguese, Dutch, and English had their factories at Surat. It was one of the most important cotton producing centers in India and especially known for its gold lace border zari work. It was also one of the most important financial markets, and Surat hundis were honored in far off markets such as Cairo in Egypt, Basra in Iraq, and Antwerp in Belgium. However, Surat lost its relevance with the fall of Mughal Empire and competition from neighboring cities like Mumbai. सूरत जो कि गुजरात में है और ये एक एम्पोरियम हुआ करता था, ऐसा एक प्लेस जहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनते थे, एक सेंटर बना हुआ था जहाँ पे प्रोडक्ट खरीदा जाता था, बेचा जाता था। यहाँ पे दो गेटवे था, एक था वेस्ट एशिया की तरफ जो और गल्फ ऑफ हॉर्मुज के थ्रू कनेक्ट था ट्रेडिंग के लिए, और एक था गेट टू मेक्का। यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम पिलग्रिम शिप्स के द्वारा यहाँ पे आते थे। यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग आते थे, लोग रहते थे, जिस कारण ये बहुत इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे ट्रेडिंग और गेटवे के कारण। सूरत में वार हाउसेस एंड फैक्ट्रीज बनाए गए थे पोर्तुगीज, डच और इंग्लिश इसके द्वारा। इंग्लिश ट्रेवलर्स भी यहाँ पे आते थे, जैसे कि ओविंगटन एक ट्रेवलर थे और वो उन्होंने एक ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में एक अकाउंट में लिखा है कि यहाँ पे 100 सी पोर्ट में देखा जाता था डिफरेंट कंट्रीज के जो यहाँ पे आते थे। रिटेल एंड होलसेल में कॉटन टेक्सटाइल सेलिंग होती थी सूरत में। टेक्सटाइल में गोल्ड लेस बॉर्डर्स मीन्स जरी का काम यहाँ पे बहुत फेमस था, और ये बहुत फेमस था मार्केट इन वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में भी। और यहाँ पे रेस्ट हाउसेस बनाए जाते थे, जो लोग अलग कंट्री से लोग यहाँ पे आते थे उन लोगों के रहने के लिए। पार्क भी होते थे जहाँ पे वो लोग घूमने के लिए जा सके, इसलिए पार्क भी बने हुए होते थे। काठियावाड़ सेठ और महाजन और मनी चेंजर्स जो थे, ये लोग बैंक के तरह काम करते थे, ये लोग पैसे उधार देते थे। हुंडीज एक नोट्स रिकॉर्डिंग होते थे जहाँ पे लोग जैसे पैसे लेते थे उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता था, कितने टाइम में बाद वो वापस करेंगे, कितने इंटरेस्ट के साथ वो रिटर्न करेंगे, वो एक रिकॉर्ड रखा जाता था, नोट्स ऑफ रिकॉर्ड, जिसे हुंडीज कहा जाता था। और ये रूल्स थे इजिप्ट, बसरा, इराक, बेल्जियम में होते थे। 17th सेंचुरी के एंड में सूरत धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे क्योंकि लॉस ऑफ मार्केट्स, प्रोडक्टिविटी भी लॉस होने लगे, मुगल एम्पायर भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे और सी रूट के ऊपर पोर्तुगीज के कंट्रोल हो गया। कंपटीशन में आ गए किसके साथ? मुंबई के साथ सूरत का। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना हेडक्वार्टर सूरत से ये शिफ्ट कर लिए थे 1668 में, जिसकी वजह से उस टाइम पे सूरत धीरे धीरे ये लॉस में ट्रेडिंग सिस्टम में चले गए। बट आज के टाइम पे
वो एक सूरत एक कॉमर्शियल सेंटर बना हुआ है। स्टूडेंट्स, people from distant lands visit Surat because it was the emporium of Western trade. It was the gateway for trade and also been called the gate to Mecca because many pilgrim ships set sail from here. Portuguese, Dutch, English had their factories and warehouses at Surat. Textiles of Surat were famous for their gold-lace borders, means jari. There were magnificent buildings and innumerable pleasure parks for the comfort of the people. Next one, fishing in troubled waters, Masulipattanam. Masulipattanam or Machilipattanam means fish port town, stood on the delta of the Krishna River. It was known for its intense commercial activities during 17th century. Both Dutch and English East India companies tried to control the Masulipatanam, and eventually a fort at Masulipatanam was built by the Dutch. In 1686 to 1687, the town along with whole of Golconda annexed by the Mughal Emperor Aurangzeb. This caused European companies to look for new alternatives, and town lost its significance with the rise of Kolkata, Bombay and Madras. मैसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम जो है वो पोर्ट ऑफ फिश भी है और 17th सेंचुरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि कृष्णा नदी के किनारे है। डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनको ट्राई कर रहे थे कंट्रोल करने के लिए क्योंकि यहाँ पे आंध्रा कोस्ट है जो ट्रेडिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डच बाद में मैसूलीपट्टनम को कब्जा कर लिया था, उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया था। फैक्टर एक पर्सन होते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वो एजेंट होते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम को वो देखभाल करते हैं, वो ऑफिशियल इंचार्ज होते हैं। इसी तरह एक फैक्टर थे विलियम मैथ ओल्ड, वो जो चीफ पोर्ट गोलकुंडा के एजेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। वो बताते हैं कि ये जो टाउन थे ये बहुत स्मॉल टाउन था, ये अच्छे से बिल्ड नहीं हुआ था, यहाँ के जो लोकेशन थे एरिया बहुत अच्छा नहीं था और यहाँ पे जो फीस थे वो बहुत पुअर फीस होते थे, फिर भी ये यहाँ पे कंपनी चला रहे थे। एक्चुअली ये उनका बुराई कर रहे थे। गोलकुंडा के जो रूलर्स थे कुतुब शाही, उन्होंने एक रूल बनाया था कि उनके परमिशन के बिना कोई भी टेक्सटाइल, स्पाइसेस और अदर्स आइटम बेच नहीं सकता है। और ये उन्होंने इसलिए किया था कि कोई भी दूसरे कंट्री की कंपनीज आके ये ना कर सके, उनको रोकने के लिए। गोलकुंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कोमती क्षेत्रीज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स में कंपटीशन के वजह से यहाँ पे बहुत उन्नति देखा गया, प्रोस्पेरस देखा गया। और मुगल ने पहले गोलकुंडा को पावर दिया। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे मीर जुमला, वो भी एक मर्चेंट थे और वो डच और इंग्लिश के बीच में लड़ाई लगवा दिए थे। और 1686 से लेकर 1687 में जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब ने गोलकुंडा को एनेक्स कर लिया था। पहले तो पावर दिया, उसके बाद में उसको कब्जा कर लिया। इसी कारण यूरोपियन जो कंपनीज थे वो क्या किए थे, एक ऑल्टरनेटिव्स देख रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे, कलकत्ता और मैड्रास चले गए और 18th सेंचुरी आते आते मैसूलीपट्टनम के ट्रेड सेंटर्स, मर्चेंट्स एंड प्रोस्पेरिटी जो थे वो डिक्लाइन होने लगे, जो आज भी पॉपुलर नहीं हो पाए हैं। नाउ न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। Several new cities such as Bombay, Kolkata and Madras rose to prominence in the 18th century. Crafts and commerce underwent a radical change as merchants and artisans were moved into the black towns established by the company. White rulers occupied superior locations. 16th और 17th सेंचुरी में वेस्ट एशिया में हमारे इंडिया के मसाले और कपड़े बहुत पॉपुलर थे। इसके वजह से यूरोपियन कंट्रीज के लोग इंडिया आने लगे। इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज के साथ जुड़ के ट्रेडिंग बढ़ाना चाहते थे और इसलिए वो लोग इंडिया आना चाहते थे। कॉमर्शियल एक्टिविटीज इस एक्सपेंड करना चाहते थे। कुछ ग्रेट ट्रेडर्स थे, जैसे इंडियन ट्रेडर्स थे जैसे कि मुल्ला अब्दुल गफ्फर, वीरजी वोरा, जिनके पास बहुत सारे सीप था, जहाज थे और जो अंग्रेज को कंपटीशन दे सकता था। बट यूरोपियन कंपनीज नेवल पावर यूज करके सी ट्रेड कंट्रोल कर लिए थे। वो लोग सक्सेसफुल हो गए तो जीत गए थे और इंडियन ट्रेडर्स को हरा दिए थे और कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर और वो लोग जमा लिए थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में।
टेक्सटाइल के सामान की बहुत डिमांड होने लगी, जिसकी वजह से क्राफ्ट्स ऑफ स्पाइनिंग, वेविंग, ब्लीचिंग, डाइनिंग, इनके काम में बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। इंडियन टेक्सटाइल के डिजाइन जो थे वो बहुत पॉपुलर थे, तो इसलिए यूरोपियन जो एजेंट थे वो लोग यहाँ पे आके काम करना शुरू कर दिया, और वो लोग यहाँ के वेबर को सिस्टम एडवांस देने लगे, और यहाँ के वेबर भी मान गए, और उनके पास ये लोग एडवांस दे देते थे, और उसके हिसाब से ये कपड़े बनाते थे। बाद में ऐसा हो गया कि इनके पास कोई लिबर्टी नहीं रहा कि खुद का कपड़ा ये सेलिंग कर सके या खुद का पैटर्न ये बना पाए, और कंपनी एजेंट जैसे इनको डिजाइन देते थे ये उसी तरह डिजाइन बना के देने लगे थे। 18th सेंचुरी में बॉम्बे, कलकत्ता एंड मैड्रास नोडल सिटीज बन गए थे। क्राफ्ट्स, कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस आ गए थे। मार्चेंट, आर्टिशन सब यहाँ पे मूव हो गए थे। यूरोपियन जो कंपनीज थे वो लोग ब्लैक टाउन्स बना लिए थे न्यू सिटीज के अंदर, और इंडियन लोग काले थे इसलिए उन लोगों के लिए ब्लैक टाउन बना लिया, और अपने लिए वो लोग ने व्हाइट टाउन बनाया जहाँ पे सुपीरियर लोग रहते थे। ये उनके उस एरिया में, उस सब एरिया में बड़े बड़े लोग रहते थे, और वहाँ पे उन लोग ने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था मद्रास में, और फोर्ट सेंट विलियम बनाए थे वो कैलकाटा में, और इनके आसपास जो एरियाज थे वहाँ पे व्हाइट लोग रहा करते थे। आप याद रखना, फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था मद्रास में, और फोर्ट सेंट विलियम बने थे कैलकाटा में। In the 15th century, European sailors undertook exploration of sea routes with the intention of finding ways to reach the Indian subcontinent. ये पोर्तुगीज सेलर वास्को दा गामा sailed down the African coast and around the Cape of Good Hope and crossed over to the Indian Ocean. He reached Calicut in India in 1498. This opened up a new sea route between Europe and the East and proved extremely profitable to the Europeans. The Portuguese were later followed by the Dutch, French, and English sailors. 15th सेंचुरी में यूरोपियन सेलर्स जो थे वो अरब के थ्रू वो व्यापार करते थे, क्योंकि उनको इंडिया का रास्ता मालूम नहीं था। तो इंडिया का रास्ता मालूम करने के लिए वास्को दा गामा एक पोर्तुगीज सेलर थे, नाविक, जो अफ्रीका के कोस्ट से होके कैप ऑफ गुड होप से क्रॉस ओवर द इंडियन ओशन होके वो कालीकट और में पहुँचे इंडिया के 1498 में, जिसमें उनको टाइम लग गया 1 साल से भी ज़्यादा। और उनके पास 4 जहाज़ थे, जिसमें से 2 जहाज वो लॉस्ट हो गए थे। 170 में से आधा लोग 54 लोग वो जो थे वो सरवाइव कर पाए थे, बाकी लोग की डेथ हो गई थी। और इसी रूट से बाद में इंग्लिश, डच, फ्रेंच के सेलर आ गए थे इंडिया में। इसी तरह और एक सेलर थे क्रिस्टोफर कोलंबस, जो इटालियन थे, और वो इंडिया के रूट ढूंढने निकले थे। वो वेस्ट वर्ल्ड में अक्रॉस करके वो क्रॉस करके अटलांटिक ओशन पहुंच गए थे। यूरोप के ईस्ट में है इंडिया, लेकिन वो चले गए थे वेस्ट में। वहाँ एक लैंड उनको मिला तो उनको कंफ्यूज हुआ कि यही इंडिया है, तो उन्होंने, उनको वेस्ट में मिला तो उनको नाम दे दिया उन्होंने वेस्ट इंडीज़, और वो था 1492 में। फिर वहाँ पे स्पेन के लोग, पुर्तगाल के लोग, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका के लोग जाके पहुँचे, और वहाँ पे जो अर्लियर सेटलमेंट थे उस एरिया में उनको लोग डिस्ट्रॉय कर दिए। So students, merchants, artisans such as weavers, traders and craftspersons live in the black towns in cities such as Madras. Craft production in cities like Calcutta different from that in cities like Tanjavur. Craftspersons in Tanjavur were independent, while in Calcutta they were in the hands of Europeans. In Tanjavur, crafts were developed on interest and they were creative and specialized, while in Calcutta, craftspersons began to work on a system of advances. They were having liberty to sell their own made crafts and textiles, while here they no longer had the liberty of selling their own crafts. In Calcutta, they had to reproduce the designs supplied to them by the company agents. They now had to move into the black towns established by the European companies. Within these new cities,